गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायपोल सीख लिया था। डायपोल कहाँ मिलता है एक्चुअल में हमने ये जान लिया था। डायपोल के लिए फील्ड निकालना सीख लिए थे। तो डायपोल के बारे में बहुत सी नॉलेज हमारे पास अब आ चुकी है। डायपोल का सबसे बड़ी बात हमने उसका इक्विलिब्रियम सीख लिया था। शायद आपको याद भी होगा पिछले टॉपिक से इक्विलिब्रियम क्या था। अब हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। जैसे ही मैंने वर्ड लिया पोटेंशियल एनर्जी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए क्लास 11th का वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर, जहां पर हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था। क्या था? एनर्जी के बारे में याद हो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बेसिकली छोटी सी बात रिकॉल करा दूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? अगर डेफिनेशन के टर्म्स में बात करें, नेचुरल टेंडेंसी या किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। शायद रिकॉल हुआ होगा, जैसे मैं बोलूं ये एक पेन है, इस पेन को अगर मैं इसको रिलीज यहां पे रखा है, मान लो ये इसको रिलीज करता हूं तो कहां जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना स्टार्ट कर दूं तो मैं जैसे इसको ऊपर की तरफ स्टार्ट करूंगा तो मैंने वर्क किसके अगेंस्ट किया? इसकी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन। और मैं बोल सकता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव था, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। तो जो वर्क मैंने इसको स्लोली लिफ्ट करने में किया वो स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा था। अब बात करते हैं डायपोल के केस में कि डायपोल को अगर फील्ड में रखेंगे तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जरा सुनना, ध्यान से देखना एक बार। ये हमने मान लिया कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है E, एक यूनिफॉर्म फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है -q और +q। जरा बोलिएगा इस डायपोल का डायपोल मोमेंट P जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? माइनस से प्लस की तरफ। ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट P। मान लिया ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा। हमें क्या बताना है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। जरा रिकॉल करेगा लास्ट लेक्चर से, इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर से। क्या बोला था मैंने कि जब किसी डायपोल को फील्ड में रखते हैं तो फील्ड क्या करता है? फील्ड उसको अपने अलाइन करने की कोशिश करता है। याद है ये बात? यानी कि जैसे ही मैंने ये डायपोल रहा, मेरा ये डायपोल मोमेंट है, ये पेन देख रहे हैं आप, ये क्या है? डायपोल मोमेंट है इस तरफ। जैसे ही मैंने इस डायपोल को फील्ड में रखा है, मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? फील्ड इसको अपने अलाइन करने की कोशिश करेगा, यानी इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। यानी कि इसकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या हुई? क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ इस डायपोल का? इतनी बात सुनी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और मैं इसको किधर घुमा दूं? अगर क्लॉकवाइज घुमा दूं तो जो मैं वर्क करूंगा दैट वर्क इज दी पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक इतनी बात आपने सुन ली है, बहुत जरूरी छोटी सी बात है। अगर ये सीख गए तो डेरिवेशन कुछ है ही नहीं, बच्चों वाला काम है। आई थिंक सुन लिया आपने पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई। अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? वर्क डन इन रोटेटिंग। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है? वर्क डन निकालना होगा हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो एक बार मैं डेफिनेशन के टर्म्स में लिखूं, क्या हम लिखना चाह रहे हैं? तो क्या बनेगी डेफिनेशन? वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, वर्क डन इन rotating the dipole against its natural tendency against its natural tendency
विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन, विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, आप शायद लिख सकते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन, लिख देता हूं चलिए, विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन इज स्टोर्ड in the form of potential energy। पहले तो ये लाइन इतनी बहुत ध्यान से अपने पास लिख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बोला? वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी। किधर घूम रहा था नेचुरली? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने किधर घुमा देना है? क्लॉकवाइज। इतना आपने नोट कर लिया। अब बात करते हैं मुझे करना क्या है। अगर मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्लियर इतनी बात? अब जरा एक बात सुनना, वर्क डन का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा है। इन केस ऑफ लीनियर मोशन या लीनियर टाइप का मोशन हो रहा है तो वर्क डन होता था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या होता था वर्क डन? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही था। और अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करता था, रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह कौन ले लेता है? शायद याद होगा आपको, रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह ले लेता है टॉर्क। तो हम क्या लिख देते हैं रोटेशनल मोशन के लिए? टॉर्क डॉट लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? शायद याद होगा, थीटा से डिनोट करते थे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? थीटा। तो क्या बन गया मेरे पास? वर्क डन इन रोटेशनल मोशन टाउ डॉट थीटा। टाउ इज द टॉर्क, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों का कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। आई थिंक ये वर्क डन की बात हो गई, इतना सुन लिया। अब जरा बात करिएगा, एक एक बात को जोड़ते जाइए, बहुत आसान डेरिवेशन हो जाएगा ये आपके लिए। जरा एक बात बताइएगा, वेरिएबल फोर्सेस के लिए पहले एक बात पहचानने की कोशिश करना। मैंने इस डायपोल को यहां रखा है, मान लिया, इसको घुमाना शुरू किया, अगेंस्ट दी नेचुरल टेंडेंसी घुमाना है तो मैंने इसको घुमाना शुरू किया। और जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो जरा एक बात बताइए, क्या ये थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही है? कितने लोगों को दिख गया कि थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है? और अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो जरा एक बात बताइएगा सोच समझ के, कि टॉर्क जो इस डायपोल पर लग रहा था, जो टॉर्क इस डायपोल पर लग रहा था, क्या वो चेंज होगा? इतना आपने नोट कर लिया आई थिंक। टॉर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है? Pe sin थीटा, यही होता है टॉर्क का फॉर्मूला, याद है? अगर ये थीटा चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। और अगर इस बॉडी, इस डायपोल पर लगने वाला टॉर्क चेंज हो रहा है जरा सा एंगल घुमाते ही, इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क वेरिएबल है। और याद करिएगा 11 से, वेरिएबल फोर्सेस के लिए वर्क डन कैसे निकाला जाता था? कुछ लोगों को सही जवाब पता होगा, वेरिएबल फोर्सेस के लिए वर्क डन निकालते थे इंटीग्रेशन मेथड से। और क्या करते थे इंटीग्रेशन मेथड के लिए? पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते थे, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते थे और उसको कंप्लीट के लिए उसको क्या कर देते थे? इंटीग्रेट कर देते थे। शायद इतनी बात याद है आपको। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरा टास्क है वर्क डन निकालना। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, अभी बताया ना मैंने क्या करेंगे, पहले छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट? मान लिया डी थीटा। उस छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना हो गया? क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बन गया? टाउ डॉट डी थीटा। कंफर्म है इतनी बात? टाउ डॉट डी थीटा। टाउ की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? पीई साइन थीटा। मैं उठा के रख दी, पीई साइन थीटा डी थीटा। एक मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि टाउ और डी थीटा के बीच एंगल कितना है? टाउ और डी थीटा के बीच एंगल कितना है? मैंने इसको किधर घुमाया होगा? अपोजिट घुमाया होगा नेचुरल टेंडेंसी, यानी मैंने इसको घुमाया किस तरफ है? डाउनवर्ड, यानी क्लॉकवाइज घुमाया है। टॉर्क, अब मैं घुमाने के लिए इसको टॉर्क लगा रहा हूं,
इसको घुमाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टॉर्क लगा रहा हूँ। तो आपको ये पता करना है कि वैसे आंसर तो मैं बता देता हूँ, एंगल इज 0 डिग्री। किनके किनके बीच में, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है। आप ये पता करिएगा कैसे 0 डिग्री है, और फिर जिसको पता चल जाएगा वो कमेंट करके बताएगा। चलिए यहां तो हो गया, नहीं पता चलेगा तो भी बताएंगे, मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में फिर उसको। यहां तक हो गया, ये छोटा सा वर्क डन निकल के आया। अब मैं बोल रहा हूं कंप्लीट वर्क डन किन्हीं दो पोजीशंस के बीच में, तो हम लिखेंगे कंप्लीट वर्क डन अब मैं कोई दो पोजीशन मान ले रहा हूं। मान लिया इनिशियली जो एंगल था वो थीटा इनिशियल था, और कहां तक रोटेट किया, थीटा फाइनल तक। ये आपने लिख लिया होगा साइड में। कंप्लीट वर्क डन फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। ये लिखा है इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा। तो कंप्लीट वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, किसका इंटीग्रेशन, पीई साइन थीटा डी थीटा। पी और ई दोनों कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप में से कई लोगों को पता होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा। तो क्या बन गया हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल्स टू पीई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा। क्या माइनस उठा के बाहर लगा दें, और लिमिट कहां से कहां तक है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। लिमिट रखना आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रख दीजिएगा लिमिट। तो वर्क डन क्या बन गया, माइनस का पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। दिस इज योर वर्क डन। अगर माइनस बाहर अच्छा नहीं लग रहा है तो माइनस को अंदर भी भेज सकते हैं, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। आई थिंक इतना आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूं मैं ये। माइनस अंदर भेज के ऊपर लिख दे रहा हूं, क्लियर। तो वर्क डन इज इक्वल टू पीई, माइनस अंदर भेज दिया तो थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ये बन गया वर्क डन। पहले तो ये बहुत बड़ी गोल्डन फॉर्म है, ये पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क डन बताइए क्या करने का, डायपोल को रोटेट करने का। पहले तो ये फॉर्म आपको तैयार हो जानी चाहिए, इतने ही गोल्डन बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब बात क्या कर रहे थे, हमें निकालनी थी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या बोला था, जो वर्क हम करेंगे वही किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो मैं बोला यही वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल, यानी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पीई cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। कंफर्म है इतनी बात, ये भी बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ये हो गए मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब थोड़ी जरूरी बात, सारी बातें पोटेंशियल एनर्जी की 11th से ही रिलेटेड हैं। 11th में भी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, और याद करिएगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किन्हीं दो पोजीशंस के बीच कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू का मतलब। तो अगर याद हो आपको कि एक रेफरेंस लेवल लिया करते थे हम लोग, और उस रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लिया करते थे, 0 मान लिया करते थे, याद है आई थिंक। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे तो हम लोग जनरली ग्राउंड को क्या मान लेते थे, 0 पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस लेवल। कई क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने किसी और जगह पर 0 रेफरेंस लेवल माना था। तो ये बिल्कुल वही कहानी है, एक कन्वेंशन यहां पर कर दी गई है। आई थिंक इतना आपने नोट कर लिया है सब कुछ, ठीक है। छोटी सी हेडिंग लिखिएगा,
स्टार मतलब इसी की सब हेडिंग है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी कहां पर? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, mg डेल्टा एच। डेल्टा एच इज द चेंज इन हाइट। अगर एक पॉइंट को ग्राउंड मान लूं तो क्या बचती थी? mg h, हाइट फ्रॉम दैट पॉइंट। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा? एक रेफरेंस लेवल चूज करना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो? 0। और बाय कन्वेंशन क्या मानी गई है? बाय कन्वेंशन पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई है जब P और E के बीच में एंगल 90 हो। जब P और E के बीच में एंगल कितना हो? 90 हो। उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी को कितना माना गया है? 0। तो हम लिख सकते हैं बाय कन्वेंशन पोटेंशियल एनर्जी इज 0 कब? एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसके किसके बीच का एंगल है ये 90? P और E के बीच का एंगल है थीटा, जो आपको दिख रहा था, ये कितना होगा? 90। तो कंसीडर करिएगा लेट, मैं अब क्या मान रहा हूं? पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने जा रहा हूं। तो मैंने क्या माना? इनिशियल एंगल थीटा आई इज 90। अगर थीटा आई 90 है तो उस पॉइंट पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 0। क्योंकि ये हमारी क्या कह रही है? कन्वेंशन कह रही है। क्या कह रही है? कन्वेंशन जब थीटा 90 होगा उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। और मैंने मान लिया थीटा फाइनल मेरा कितना है? कोई भी एंगल, जनरल एंगल मान लिया थीटा। तो उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यू फाइनल, वो मुझे क्या करनी है? पता करनी है। इतनी बात सुन ली? आई थिंक इतना आपने कन्वेंशन के रूप में लिख लिया है। अब बात कर रहे हैं, इतना लिख लीजिएगा एक बार। तो बात कर रहे हैं इसी इक्वेशन में डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा इनिशियल कितना है? 90 माइनस कॉस थीटा फाइनल कितना है? हमने कोई जनरल एंगल माना है थीटा। कॉस 90 की वैल्यू सबको पता है कितनी है? 0। यू फाइनल, अगर मैं बात कर रहा हूं यू फाइनल मुझे फाइंड करना है। यू इनिशियल कितना है? 0। जब थीटा आई 90 है तो यू इनिशियल कितना है? 0। तो यू फाइनल इज इक्वल टू, ये बचा माइनस का पीई कॉस थीटा। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसी जनरल पॉइंट पर। किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस का पीई कॉस थीटा। ये दो बॉक्सेस याद रखिएगा, एक वर्डन वाला, एक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वाला। इस पर्टिकुलर पॉइंट से मेरा मतलब क्या है? अब मैंने क्या कर लिया है? इनिशियल एंगल 90 पर रेफरेंस लेवल मान लिया है। कंफर्म है इतनी बात? एक एग्जांपल देते हैं, उससे क्लियर होगा आपको। इतना नोट कर लिया है आपने? क्वेश्चन लिखिएगा, a dipole of dipole moment, a dipole of dipole moment (10 to the power -8 coulomb meter) is placed in uniform field of 10 to the power 2 Newton per coulomb at an angle 30 degree. At an angle 30 degree. Find number 1 its potential energy, number 2 work done
in rotating, work done in rotating it by 30 degree against natural tendency, अगेंस्ट नेचुरल टेंडेंसी। आई थिंक आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अटेम्प्ट करिएगा पॉज करके, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं एक बार जल्दी से। क्या कह रहे हैं, एक डायपोल मोमेंट P दिया गया है, फील्ड दिया गया है, क्या बतानी है, इनिशियल एंगल दिया है 30 डिग्री पर रखा है। क्या दिया है कि 30 डिग्री एंगल पर रखा है, उसी पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बतानी है, और पर्टिकुलर पॉइंट बतानी है तो आप क्या करेंगे, आपने अभी भी सीखा था पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल्स टू, क्या सीखा था, माइनस का पीई कॉस थीटा, माइनस का पीई कॉस थीटा। वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस का पी कितना है 10 टू द पावर -8, ई कितना है 10 टू द पावर 2, कॉस थीटा, अरे थीटा कितना है 30 डिग्री, और कॉस 30, कितने लोग पता है cos 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या √3/2 होती है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, ये 10 टू पावर कितनी बच गई है -6, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। क्या ये आंसर हो गया आपका, बात समझ में आई। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछी गई है तो क्या करेंगे, माइनस का पीई कॉस थीटा, कंफर्म। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, हटा दे रहा हूं मैं इसको, एक होमवर्क का क्वेश्चन भी देना है अभी मैंने। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 30 डिग्री। अब वर्क डन की बात करें तो वर्क डन के नाम पे जैसे ही डायपोल का क्वेश्चन आया आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। सबको याद आया, अभी प्रूव किया था हमने, और बोला था ये बहुत गोल्डन फॉर्मूला है, और बहुत ज्यादा गोल्डन है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए बात करते हैं इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल। पहले किस एंगल पर रखा है 30 डिग्री पर, घुमाकर क्या करना है, कहां कितना और घुमा देना है 30 और घुमा देना है, तो क्या टोटल एंगल अब 60 हो जाएगा। ये है फील्ड है, ये डायपोल है 30 डिग्री पर, इसको 30 डिग्री और घुमा दिया अगेंस्ट द मोशन, तो क्या आप 60 डिग्री एंगल बना लेगा। तो थीटा इनिशियल 30 है, थीटा फाइनल कितना है 60 है, और वैल्यू पुट करिएगा जल्दी से। P की वैल्यू 10 टू पावर -8 इंटू 10 टू पावर 2 cos थीटा इनिशियल का मतलब है 30 माइनस cos 60। कितने लोग इसके बाद आगे सॉल्व कर पाएंगे, आई थिंक सभी कर लेंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, एलसीएम कितना 2, एलसीएम कितना रहा 2, क्या बचेगा √3 - 1/2, 10 टू पावर -6। दिख गया, सब कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है जो ना कर पाए। अब एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखिएगा, आगे मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, सॉल्व कर लीजिएगा। एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन। ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट a dipole of dipole moment P is placed in uniform field E, is placed in uniform field E. Calculate the work done in rotating it from its position of unstable equilibrium
फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आया? एक डायपोल P है, यूनिफॉर्म फील्ड E में रखा है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इसको रोटेट करने का। कहां से कहां तक रोटेट करना है? फ्रॉम इट्स स्टेट या फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक आपको इसको रोटेट करना है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। वो वर्क डन आपको मैसेज करना है डेफिनेटली। एक और बात, ये हो गया आपका होमवर्क। आई थिंक एक बार आप इसको ढंग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात मैं ये कर रहा था कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप धीरे धीरे पीछे होते चले जाएंगे। और फिजिक्स की एक खास बात है, जो उसकी वैल्यू नहीं करता, फिजिक्स उसकी वैल्यू नहीं करती। आप अभी क्या सोच रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी है, आज नहीं तो मैं कल टाइम निकाल कर करता रहूंगा, ये वीडियोस मेरे पास रहने वाले, मैं कभी भी कर सकता हूं। बट ऐसा नहीं होता। ये बल्क होते जा रहा है, रोज एक लेक्चर आते जा रहा है, बल्क हो जाएगा आपके पास, फिर आपका मन नहीं लगेगा, आपको नई बात समझ में नहीं आएगी, पीछे का रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। थोड़े दिन बाद आप बहुत बिजी शेड्यूल में आने वाले हैं। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ही आप घर पे बैठे हैं, फिर आप बिजी हो जाएंगे, और बिजी हो जाएंगे तो ये कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा आपके पास वीडियो देखने का। जब भी पढ़ने बैठे लेक्चर्स के थ्रू, एक नोटबुक जरूर होनी चाहिए आपके पास, हर एक बात को नोट करते हुए चलें। केवल टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है आपको। ना मन में ये रखिएगा हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे दोबारा, मैं आज फिर बता रहा हूँ आप दोबारा नहीं पढ़ सकते। तो कंटिन्यूटी में रखिए, पूरे दिन का टाइम है आपके पास, कंटिन्यूटी में रखिए, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। बाकी जितना ज्यादा हो आप पूरा वीडियो एक बार में देखें, नोटबुक लेकर बैठें, तभी कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज ये सब चीजें एक बार हाथ से निकल गई ना, फिर आप इसको कैच नहीं कर पाएंगे, आप पीछे ही होते चले जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पनिश नहीं कर सकता, अभी अलाउ भी नहीं है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको पूरा देखें और पूरा पढ़ें। गुड बाय।